गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। ये तक्षशिला इंस्टीट्यूट बक्सर की चौकी के द्वारा ऑनलाइन क्लासें आपके लॉकडाउन को देखते हुए लगाई जा रही है, तो इसका अधिक से अधिक लाभ उठाएं। पिछली कक्षा में हमने तीसरा पार्ट कंप्लीट कर लिया था, जिसमें परमाणु के बारे में विस्तार से अध्ययन किया, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। आज उससे हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। सर जे थॉमसन का परमाणु सिद्धांत। सभी बच्चे ध्यान से समझें इसको। थॉमसन क्या कहते हैं? थॉमसन के परमाणु सिद्धांत का एक नाम और भी है, इसको फिल्म पुडिंग मॉडल, फिल्म पुडिंग मॉडल भी कहा जाता है। वैज्ञानिक जे थॉमसन क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो परमाणु होता है, परमाणु गोलाकार है। पहला बिंदु बताते हैं कि परमाणु गोलाकार है, और गोला कितना बड़ा है वो उसके बारे में ये बताते हैं कि जो परमाणु का आकार है वो है 10 की पावर -10 मीटर। इतनी मोटाई का गोला है परमाणु, वैज्ञानिक जे थॉमसन के अनुसार। दूसरा बिंदु बताते हैं वैज्ञानिक जे थॉमसन, ये कहते हैं कि जो परमाणु है, परमाणु धनावेशित होता है। धनावेशित, परमाणु धनावेशित होता है। समस्त परमाणु जो धनावेश है वो इसमें फैला रहता है, पूरा परमाणु धनावेशित गोला होता है। नेक्स्ट, जो ऋणावेश है, ऋणावेश, ऋणावेश जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन, बिखरे होते हैं। अगला बिंदु बोलते हैं इलेक्ट्रॉन्स इसमें बिखरे हुए होते हैं। और एक बात और कहते हैं थॉमसन कि जो धनावेश है, धनावेश धनावेश तथा ऋणावेश बराबर होते हैं, बराबर। इससे क्या होगा? इससे जो परमाणु है वो उदासीन रहता है। पूरा जो समस्त परमाणु है वो उदासीन होता है, क्योंकि धनावेश और ऋणावेश दोनों बराबर होते हैं। आप देख सकते हैं वैज्ञानिक जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, प्रमुख बातें उनकी जो उन्होंने बताई। में ये मॉडल दिया गया। देखिए, ये परमाणु का आकार है, परमाणु गोलाकार है, और वो कह रहे हैं कि इसमें जो धनावेश है वो इसमें समस्त धनावेशित परमाणु है, टोटल परमाणु धनावेशित है। मैं लिख देता हूं इसको, धनावेशित गोला। कितना आकार बताया? 10 की पावर -10 मीटर, धनावेशित गोला। और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसमें बिखरे हुए होते हैं, इस तरीके से। इस तरीके से इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए होते हैं, एक जगह नहीं होते,
ये बिखरे हुए होते हैं, फैले हुए होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रेनावेस। अब इसको फिल्म पुडिंग मॉडल क्यों कहा, वो आप देख लीजिए। इसकी एक फल होता है फिल्म। फिल्म एक जो है, फिल्म पुडिंग जो है एक मिठाई का नाम है। मैं यहां लिखता हूं इसको, फिल्म पुडिंग मॉडल इसको नाम दिया। ये पुडिंग जो है एक मिठाई चलती है उनके वहां पे, एक मिठाई का नाम है। मिठाई। और फिल्म क्या है, एक फल है जो उस मिठाई में डाला जाता है। आप इसकी तुलना बूंदी के लड्डू से कर सकते हो। बूंदी के लड्डू, यदि आप पुडिंग बूंदी के लड्डू को माने तो इसमें जो काली मिर्च डाली जाती है वो फिल्म है। काली मिर्च। बूंदी का लड्डू छोटी छोटी बूंदी के दानों से बना होता है पूरा का पूरा। तो वो पूरा जो बूंदी का लड्डू है वो आपका धनावेश है, और उसमें जो काली मिर्च डाली है वो आपका धनावेश। इसीलिए इसका नाम रखा फिल्म पुडिंग मॉडल। फिल्म एक मिठाई का नाम है, सॉरी पुडिंग एक मिठाई का नाम है, और फिल्म उसमें एक फल डाला जाता है, ये उसका नाम है। जैसे इसकी तुलना है हमारे यहाँ पे, हमारे इंडिया में बूंदी के लड्डू से की जाती है। एक और एग्जाम्पल दिया इन्होंने, वो किसका एग्जाम्पल दिया, एक और एग्जाम्पल दिया, वो दिया तरबूज का। आपने तरबूज देखा होगा। यदि पूरे तरबूज को हम परमाणु माने, पूरे तरबूज को परमाणु माने, तो ये तरबूज तो क्या हो गया, परमाणु हो गया। तो इसमें जो बीज हैं, बीज काले काले बीज जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होंगे, वो इलेक्ट्रॉन को व्यक्त करेंगे। बीज, काले काले जो बीज बचे, तो इसकी तुलना तरबूज से भी की गई है, इसकी तुलना जो है फिल्म पुडिंग मिठाई से भी की गई है। इसलिए है आपका वैज्ञानिक जे थॉमसन का परमाणु उपयोग। इसको फिल्म पुडिंग मॉडल भी कहते हैं। किसी बच्चे को प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछ भी सकता है, और नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। ये वैज्ञानिक थॉमसन का मॉडल काफी दिनों तक चलता रहा, लेकिन इस मॉडल में कई कमियां रही, और उन कमियों को देखते हुए इस मॉडल को वैज्ञानिकों ने जो है नकार दिया। और वो कमियां कौन कौन सी रही हैं, शायद आपके बुक में वो कमियां हैं, मैं देखता हूं आपके बुक में वो कमियां नहीं है। कमियों के बारे में चर्चा नहीं है, फिर भी इसकी मुख्य कमी जो है मैं आपको बता देता हूं। थॉमसन के परमाणु मॉडल में कुछ कमियां रही। इसमें पहली कमी, तो इसकी हम कमियां बात करें, कमियां जो थॉमसन का परमाणु मॉडल है, ये पहली कमी रही, नाभिक की व्याख्या नहीं करता। नाभिक की व्याख्या नहीं करता, ये इसकी पहली कमी रही। दूसरी कमी रही, जो न्यूट्रॉन है ये उदासीन कण है। हम जानते हैं कि व्याख्या नहीं करता है। ये दो इसकी प्रमुख कमियां रही, नाभिक की व्याख्या नहीं करता और न्यूट्रॉन्स की व्याख्या नहीं करता। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट है रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। वैज्ञानिक अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने
11 ईस्वी में। कब दिया ये? 1911 ईस्वी। एक प्रयोग किया जिसे हम कहते हैं रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग। इस प्रयोग को आपको ठीक से समझना पड़ेगा। क्या है वैज्ञानिक रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र प्रयोग? इसको हम देखते हैं। क्या करते हैं वैज्ञानिक रदरफोर्ड? एक स्वर्ण पत्र लेते हैं इस तरीके से, ये एक स्वर्ण पत्र है, और इस स्वर्ण पत्र के चारों ओर एक पर्दा लगा देते हैं। पर्दे के अंदर इसको सिक्योर करते हैं ताकि इस पे और कोई बाहरी जो किरण है वो इस पे आकर के न टकराए। ये है पर्दा, ये लगाया उन्होंने। रदरफोर्ड का हम स्वर्ण पत्र प्रयोग देखते हैं। ये प्रतिदीप्तिशील पर्दा है। प्रतिदीप्तिशील पर्दा। प्रतिदीप्तिशील का मतलब क्या है? जब इसके ऊपर फॉक्स पड़ेगा तो चमकेगा। कोई लाइट कहीं भी कोई कण इस पर टकराएगा, चमकेगा। आपने जो देखे होंगे रोड के किनारे लगे होते हैं, जब उन पर फॉक्स पड़ता है तो पीले रंग के बोर्ड होते हैं, वो चमकते हैं। ये किसका बना हुआ है? जिंक सल्फाइड का लेप है इसमें, ZNS। नाम भी लिख देता हूं मैं, जिंक सल्फाइड का इस पर लेप किया हुआ है। और ये है आपकी स्वर्ण पत्र, सोने की पत्ती है ये। और इसकी जो मोटाई है वो 10 की पावर -7 मीटर है। 10 की पावर -7 मीटर मोटाई। अब इस पे वो क्या करते हैं? अल्फा कणों की बौछार कराते हैं। यहां पे इसमें अल्फा कण रखे हुए हैं और इसमें एक छोटा सा छिद्र है ताकि अल्फा कण ही इसमें से निकले। अल्फा कणों की बौछार, ये अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। अत्यधिक ऊर्जा युक्त होते हैं। इनकी ये उनका प्रयोग है जो उन्होंने लिया। और यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पर्दा हो गया, पत्ती हो गई आपकी। और नेक्स्ट देखते हैं, इसमें प्रयोग कंप्लीट है, आप इसको देख सकते हैं। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी हैं। अब देखते हैं इनका प्रयोग। प्रयोग में क्या करते हैं ये? प्रयोग में क्या करते हैं कि इनका जो अल्फा कण है, अल्फा कण की बौछार कराते हैं स्वर्ण पत्र पर। जो स्वर्ण पत्र है इस पर अल्फा कणों की बौछार कराते हैं इस तरीके से। अल्फा कण इस पे वो इस तरीके से इस पे अल्फा कणों की बौछार कराते हैं। अल्फा कणों की बौछार। और जब वो अल्फा कण इससे टकराते हैं तो टकराने के बाद में ये अलग अलग दिशाओं में जाते हैं, विक्षेपित हो जाते हैं। और जहां भी जाते हैं वहां पे, यहां गए तो यहाँ कोई जो है एक प्रकाश उत्पन्न होगा। जहां भी टकराएंगे वहां पे इस तरीके से प्रकाश उत्पन्न होता है। ये अल्फा कण जिधर भी टकराते हैं वहीं पर प्रकाश उत्पन्न करते हैं। इस तरीके से ये अल्फा कण टकराते हैं और ये जहां भी टकराएंगे वहीं पे ये प्रकाश उत्पन्न करेंगे। तो अब यहाँ ये प्रयोग हो गया इनका। अल्फा कणों की बौछार कराते हैं और देखते हैं कि अल्फा कण क्या देखते हैं। ये देखते हैं इसके प्रेक्षण। प्रयोग कंप्लीट। पहला प्रेक्षण क्या देखते हैं? ये पहला देखते हैं, अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल जाते हैं। पहला बिंदु देखते हैं। जब ये स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार कराते हैं तो देखते हैं कि ज्यादातर जो अल्फा कण है वो इससे बिना मुड़े
बिना प्रभावित हुए सीधे निकल जाते हैं, पहला बिंदु। दूसरा क्या नोट करते हैं ये, कुछ अल्फा कण अपनी मूल दिशा से भिन्न भिन्न कोणों पर विचलित हो जाते हैं, विचलित हो। दूसरा पॉइंट, जैसे ये सीधा निकल गया तो ये यहां से इतना टर्न हुआ, ये इतना टर्न हुआ, कोई और हो इस तरीके से। अब ये कितना टर्न हुआ आप देख सकते हैं। तो अपनी जो मूल दिशा है उससे अलग अलग कोणों पे, कोई 30 डिग्री पे मुड़ा, कोई 40 डिग्री पे मुड़ा, कोई 45 डिग्री पे मुड़ा, कोई 60 पे मुड़ा। इस तरीके से अलग अलग जो है कोणों पे विक्षेपित होते हैं, विस्तृत हो जाते हैं, कोणों पर विक्षेपित हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। और तीसरा पॉइंट, तीसरा जो मेन पॉइंट है, जो उनके लिए बहुत सोचने वाला पॉइंट था, वो क्या है, वो कहता है कि लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण, लगभग 20,000 में से एक अल्फा कण स्वर्ण पत्र से टकराकर वापस लौट आता है। ये आप ध्यान से समझो। एक कण ऐसा था जो इस टकराया और टकरा के वापस लौट आया। एक कण ऐसा था जो टकरा के वापस लौट आता है। 20,000 में से काउंटिंग बता दिया उसने, 40,000 होंगे तो 2 कण हो जाएंगे इस तरीके से। तो लगभग 20,000 में से एक कण ऐसा था जो स्वर्ण पथ से टकराया और टकरा करके वापस लौट आता है। तो ये प्रेक्षण उसको अपने प्रयोग में जो है प्राप्त होते हैं। अब इन प्रेक्षणों के आधार पर वो क्या निष्कर्ष निकालते हैं वैज्ञानिक रदरफोर्ड, वो हम देखते हैं। देखिए, मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा। अधिकांश, अच्छा इसके बारे में थोड़ा सा और मैं बात करता हूं कि 20,000 में से एक, मैंने यहां लिखा है ये अत्यधिक ऊर्जा वाले कण थे। रदरफोर्ड के लिए बहुत ही आकस्मिक घटना थी, आश्चर्यजनक घटना थी। क्यों? क्योंकि अल्फा कण बहुत ज्यादा ऊर्जायुक्त कण होते हैं और इसका टकरा के वापस आना तो रदरफोर्ड के लिए एक ऐसी घटना थी कि जैसे मान लीजिए 14 इंच कितना बनता है, 12 इंच का आपका 1 फुट होता है। 14 इंच लगभग इतना बनेगा, 1 फुट इतना 12 इंच का लगभग इतना होता है। तो 14 इंच 15 इंच का अपना हाथ होता है, तो ये इतना लगभग मान लीजिए आप 1 इंच कम कर दीजिए, इतना व्यास मानिए आप, कितना बनता है, लगभग इतना बन जाता है ये। तो इतने व्यास का गोला जो है किसी तोप में, तोप आप जानते हो, जो तोप है उसका जो पाइप है वो इतना मोटा हो कि उसमें 14 इंच व्यास का जो है गोला, इतना मोटा गोला जिसका व्यास 14 इंच हो, आप समझ सकते हो कितना आकार है ये। 1 फुट से भी ज्यादा आकार का गोला, इतना गोला उस तोप में आ जाए, तो ऐसी तोप जिसमें 14 इंच का व्यास वाला गोला उसमें आ जाए और वो गोला उस पर चला दिया जाए, वो तोप जला दी जाए और चलाने के बाद वो गोला आगे, जैसी तोप चलाया तो गोला आगे गया और वो एक कागज से टकराया और टकरा के वापस आ गया। ऐसी घटना इन्होंने बताई कि ये एक ऐसी घटना है मेरे लिए, बहुत ही असंभव। आप सोच सकते हैं ये बहुत बड़ी घटना है ये, कि जो हो नहीं सकती बिल्कुल भी, कि एक इतनी बड़ी तोप से गोला टकराए और कागज से वापस आ जाए। तो उसके सामने ये घटना हुई क्योंकि अल्फा कण बहुत जबरदस्त पावर वाले होते हैं। 14-15 मीटर व्यास, 14-15 मीटर मोटाई की शीशे की दीवार भी पार कर जाते हैं। शीशे की दीवार बहुत मजबूत होती है, काफी 14 फुट 15 फुट बहुत हो जाती है। 15 फुट 14 फुट की दीवार हो शीशे की, उसमें से आर पार निकल जाते हैं ये। वो कण एक सोने की पत्ती से टकरा के वापस आ गए। जो कण शीशे की दीवार में से, सबसे मजबूत दीवार है, पत्थर से मजबूत शीशे की दीवार,
शीशे की दीवार में से टकरा करके और जो है एक शीशे की दीवार को पार कर जाते हैं, वो एक पतली, कितनी पतली, 10⁻⁻7 मीटर कागज से भी पतली है, वो कागज से भी पतला स्वर्ण पत्र है, उसे टकरा के वापस आ गया। ये ऐसी घटना थी। तो ये फिनिश होता है। अब इन तीनों के आधार पर क्या निष्कर्ष निकालते हैं वैज्ञानिक रदरफोर्ड, तो देखते हैं हम वैज्ञानिक रदरफोर्ड के निष्कर्ष। देखिए वैज्ञानिक रदरफोर्ड के निष्कर्ष। पहला निष्कर्ष रदरफोर्ड के निष्कर्ष में नंबर फर्स्ट, पहला निष्कर्ष कहता है कि अधिकांश, ये कहता है परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। पहला निष्कर्ष, परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। कैसे कह दिया इन्होंने ऐसा? इसके आधार पे, फर्स्ट पॉइंट के आधार पे कहा, क्योंकि उसने देखा कि अधिकांश अल्फा कण बिना मुड़े सीधे निकल गए, मतलब उनके रास्ते में कुछ आया ही नहीं, और जब रास्ते में कुछ नहीं आया तो फिर परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। परमाणु अंदर से खोखला होता है। दूसरा पॉइंट, परमाणु का समस्त धनावेश उसके केंद्र में, ये उन्होंने बात कही, केंद्रित होता है और जिसे नाभिक नाम दिया, नाभिक कहते हैं। उन्होंने उसको नाभिक कहा कि सारा धनावेश, तो थॉमसन ने कहा था कि पूरा परमाणु है उसमें धनावेश, पूरा परमाणु ही धनावेश है। इसने कहा ऐसा नहीं है, उसका सारा धनावेश उसके नाभिक में इकट्ठा रहता है, केंद्रित रहता है। ये उन्होंने दूसरा पॉइंट बोला। थर्ड पॉइंट क्या कहते हैं वैज्ञानिक रदरफोर्ड? वैज्ञानिक रदरफोर्ड बताते हैं कि जो कुछ अल्फा कण इधर उधर हो गए थे, वो इसलिए हुए थे, वो क्यों हुए थे? यहां लिखेंगे हम, कुछ अल्फा कण नाभिक के नजदीक से गुजरने के कारण, कुछ अल्फा कण नाभिक के नजदीक से गुजरे, तो नाभिक ने उनको इधर उधर भेज दिया। गुजरने के कारण भिन्न भिन्न कोणों पर विक्षेपित हो गई, क्योंकि वो नजदीक से गुजरे थे। अगला पॉइंट क्या कहते हैं ये देखो, मुझे जगह की कमी है इसलिए मैं इसको यहां से हटा रहा हूं, ये यहां से भी मैं इसको हटा रहा हूं। आपने समझा भी दिया, हम इसको देख भी चुके हैं, आप वीडियो रिवर्स करके देख सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं रदरफोर्ड कि 20,000 में से वो एक बिंदु उनका एक अल्फा कण सीधा नाभिक से टकरा गया। 20,000 में से एक ऐसा अल्फा कण था तो डायरेक्ट नाभिक से टकरा गया। इसीलिए क्या होता है? इसीलिए वह टकराकर वापस लौट आता है। ये वैज्ञानिक रदरफोर्ड के डिस्कस रहे। रदरफोर्ड ने क्या क्या जो है प्रयोग के बाद में निष्कर्ष दिए। और लास्ट पॉइंट, परमाणु विद्युत उदासीन, मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है तो पूरा परमाणु विद्युत उदासीन होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं
वैज्ञानिक रदरफोर्ड का मॉडल, उसके प्रयोग, इसमें इलेक्ट्रॉन के बारे में और हम देखते हैं रदरफोर्ड के वक्तव्य क्या कहें। या आपने काट दिया होगा, मैं हटा देता हूं। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्रण करते रहते हैं। यहाँ पर परमाणु का समझ धनावेश केंद्र में केंद्रित होता है, इसे नाभिक कहते हैं। और इसका जो आकार है, इसका आकार बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, इसका आकार बहुत छोटा होता है। और परमाणु की तुलना में परमाणु आकार की तुलना में बहुत छोटा। ये थी वैज्ञानिक रदरफोर्ड का मॉडल। लास्ट बिंदु बचता है अपना रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। देखते हैं रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां। मुख्य रूप से दो कमी बताई जाती हैं रदरफोर्ड के मॉडल की। पहला, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। पहला पॉइंट, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या नहीं कर सका। और दूसरा, परमाणु में इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। स्थायित्व नहीं बता सका, इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति नहीं बता सका कि इलेक्ट्रॉन किस तरीके से पाए जाते हैं। तो ये रही। अब इसमें एक चीज हम बात करते हैं, परमाणु के स्थायित्व की व्याख्या। ये क्या कहना चाह रहा है कि जब वैज्ञानिक रदरफोर्ड कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन परमाणु में चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। अभी हमने देखा इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर लगातार चक्कर करते हैं। तो जब कोई चीज, ऊर्जा गतिकी का नियम है कि जब कोई चीज लगातार चक्कर लगाती है तो उसके लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो लगातार चक्कर लगा रही है। और लगातार चक्कर लगाने के लिए एज वो काम कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। और जब वो लगातार चक्कर लगा रहा है तो उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा धीरे धीरे खत्म होगी। और जब उसकी ऊर्जा खत्म होगी तो धीरे धीरे वो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता पहले नाभिक से दूर था, फिर नजदीक, फिर और नजदीक, फिर और नजदीक और नजदीक, और लास्ट में नाभिक में समा जाना चाहिए। ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, इसकी व्याख्या वो नहीं कर सकते। कि अंत में जो इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है, उसकी ऊर्जा लगातार खत्म हो रही है। और चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा लगातार खत्म होने के कारण, लगातार कम होने के कारण, लगातार समाप्त होने के कारण अंत में वो नाभिक में समा जाना चाहिए, नाभिक में ही प्रवेश कर जाना चाहिए। जबकि ऐसा नहीं होता है। यदि ऐसा होता तो परमाणु का स्थायित्व खत्म हो जाता, लेकिन परमाणु का स्थायित्व होता है। अब स्थायित्व क्यों होता है, तो वो परमाणु की स्थायित्व की व्याख्या रदरफोर्ड मॉडल नहीं कर पाए। और दूसरा, परमाणु इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति तथा स्थिति की किस तरीके से होते हैं, कितने होते हैं, कहां कहां होते हैं, उपस्थिति स्थिति क्या होती है, इसके बारे में नहीं पता। इसी के साथ आज इतना ही। तो सभी बच्चे इस वीडियो का अधिक से अधिक लाभ उठाएं, इसे अपने दोस्तों को शेयर करें, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए हमसे कमेंट करके पूछें। थैंक यू वेरी मच।